नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई है आपको नेट जेआरएफ में 86 रैंक हासिल करने पर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मैं सौम्य मित्तल हूँ, मैं करौली राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने एजुकेशन में बीएससी, एमएससी मैथ्स बीएड किया हुआ है। मैं रीट, सीटेट भी क्वालिफ़ाइड हूँ और इस बार मैंने नेट जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसमें मुझे मैथ्स में ऑल इंडिया रैंक 86 प्राप्त हुई है। बहुत-बहुत वापस बधाई हो आपको। तो धन्यवाद। स्वामी जी, आपकी इस जर्नी में आपको काफ़ी सारी असफलताओं का सामना भी करना पड़ा होगा। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये नेट जेआरएफ एग्ज़ाम होती क्या है? तो थोड़ा-सा इसके बारे में भी बताइए, फिर आगे हम और चर्चा करेंगे। नेट जेआरएफ परीक्षा में जो परीक्षा होती है वो 2 संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती है। एक है यूजीसी और दूसरी है सीएसआईआर। यूजीसी में आप ऐसे समझ सकते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं वो यूजीसी कंडक्ट करवाता है और जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं वो सीएसआईआर कंडक्ट करवाता है। इसमें नेट और जेआरएफ 2 अलग-अलग एलिजिबिलिटी होती है। नेट में आपको लेक्चरशिप यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर के लिए एलिजिबल माना जाता है। और अगर आपकी हाई रैंक है और आप अप्लाई करते हैं तो आपको जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल माना जाता है। इसमें आपको रिसर्च हेतु गवर्नमेंट आपको अच्छी सी एक स्कॉलरशिप देती है। उसके साथ आप अपनी तैयारी भी जारी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं और आपको हर मंथ स्कॉलरशिप भी आती रहेगी। मतलब आपको जेआरएफ मिला है, तो सीधी-सी बात है कि अभी तो आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है फाइनेंशियली भी और आगे करियर में भी। तो स्वामी जी, आपने जब इसकी प्रिपरेशन की थी तो वो कैसे की थी? आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ा होगा। किसी मोमेंट पर ये भी लगा होगा कि शायद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी को ऐसे लगता है जब प्रिपरेशन करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब लगता है कि नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था या आपको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? थोड़ा-सा उनके बारे में बताइए। मैं जब ग्रेजुएशन में था तब जो सर हैं हमारे प्रोफेसर, उन्होंने मुझे इसके बारे में संक्षिप्त में बताया था। मैंने उनसे ज़्यादा पूछा तो उन्होंने बताया कि मास्टर्स में होने के बाद ये एग्ज़ाम होती है, इसका ये प्रोसेस होता है। तब से मेरे मन में था कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है, नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करके उससे आगे स्टडी करनी है। लेकिन जब मैं एमएससी में था प्रीवियस ईयर में, तब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी थी कि मैं फेल हो गया था। तब मेरे को लगा था कि मेरा करियर ख़राब हो गया है और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मेरा जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मेरी, थोड़ा-सा डिप्रेशन भी आप मान सकते हैं, क्योंकि मैं पहले काफ़ी होनहार विद्यार्थी माना जाता था। लेकिन एक बार जब फेल होने के बाद स्थिति ऐसी हुई कि मुझे लगा कि मेरी सारी पढ़ाई सब कुछ चौपट हो गया है। फिर मैं उन्हीं से मैंने सलाह ली, उनसे मैंने मार्गदर्शन लिया। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, कहा कि कोई बात नहीं, इस बार आप फेल हो गए, अगली बार आप अच्छे मार्क्स के साथ ये परीक्षा उत्तीर्ण करना। मैंने उसके बाद एमएससी में बहुत दोबारा से पढ़ाई की, पूरे ज़ोर शोर के साथ, पूरी लगन के साथ, और मुझे एमएससी फाइनल में 84% ऑलमोस्ट 84-85% के साथ मुझे सफलता मिली थी। फिर मैंने बीएड किया, लेकिन कहीं न कहीं नेट जेआरएफ वाला फ़ील्ड मेरे मन में बना हुआ था। बीएड कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने इसकी परीक्षा दी, लेकिन वो बिना प्रिपरेशन की थी, तो उसमें मुझे कुछ ख़ास समझ में भी नहीं आया। फिर मैंने कोचिंग की, 1 साल मैंने इसकी तैयारी की और 1 साल की तैयारी के दौरान मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, ये नहीं होगा। दिन में 2-3 बार ऐसा आ ही जाता था कि मुझसे शायद नहीं होगा। परीक्षा से 1 या डेढ़ महीने पहले से ऐसी सिचुएशन होती थी कि मुझे लगता कि इस बार का अटेम्प्ट तो नहीं हो पाएगा। फिर मैं अपने मन को ये समझाता कि कोई बात नहीं, इस बार का अटेम्प्ट नहीं होता है, तैयारी तो जारी रखते हैं, इस बार के बाद तो अगली बार का अटेम्प्ट दे लेंगे। और मैंने जैसे-जैसे मन को समझा के तैयारी जारी रखी और पेपर भी मेरा ठीक हुआ और इस बार मुझे अच्छा परिणाम भी प्राप्त हो गया। आपकी स्टोरी को सुनकर के मुझे अटल जी की 2 पंक्ति याद आ रही हैं, हार नहीं मानूँगा, रार नहीं ठानूँगा। तो आपने उस पंक्ति को एकदम सच साबित किया है स्वामी जी। तो इसके अलावा आप एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपने प्रिपरेशन जो की थी, वो नो डाउट आपने अभी बताया कोचिंग वगैरह की थी। तो क्या आपको आप कोचिंग पर ही डिपेंड रहे या फिर आपने और भी कहीं से इसकी हेल्प ली थी और भी कहीं से इसकी प्रिपरेशन की थी या केवल सेल्फ स्टडी की थी या जो भी है? देखो, कोचिंग अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन कोचिंग बहुत मददगार हो जाती है। मैंने जहाँ कोचिंग की वहाँ मूल रूप से मैथ ही पढ़ाते हैं। लेकिन इस परीक्षा में मैथ के अतिरिक्त कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें जनरल स्टडीज़ होती है। जनरल साइंस के कभी-कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी-कभी मैथ्स या रीजनिंग के। इसमें बेसिक जो मैथमेटिक्स होती है, उसके भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस आप समझ सकते हैं, परसेंटेज बेस पर।
तो उसका भी एक छोटा सा पार्ट रहता है। उसके लिए भी मैंने यूट्यूब पर भी अपने सर की सहायता ली थी। आपके चैनल पर मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे जहाँ से मुझे डायरेक्ट उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में जब मैंने क्वेश्चन किए थे, तो वहाँ कहीं न कहीं कुछ क्वेश्चन में मुझे जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, उसमें मुझे वहाँ पर बेनिफिट हुआ और मैं थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे एक छोटे से प्लेटफॉर्म ने इतने इतने बड़े मैथमेटिशियन को मतलब कुछ हेल्प की है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो स्वामी जी, अब एक अंतिम सवाल कि आगे जो एस्पिरेंट नेट जेआरएफ वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन में हैं, बीएससी कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, अपनी सब्जेक्ट के साथ वफादारी रखें। यानी सब्जेक्ट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आपको करनी है, अगर मैथमेटिक्स है तो बहुत अच्छा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आप बीएससी में सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, उसमें आप प्रिपरेशन करें। और जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप इस एग्ज़ाम के बारे में सोचें। इस एग्ज़ाम का नेचर ये है कि आप जिस टाइम पे आपकी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, मान लो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुई है और आपका आज रिज़ल्ट आ जाता है नेट का, उसके 2 साल के अंदर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी ही चाहिए। आप 2 साल के अंदर वो कर सकते हैं। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, वो समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप उस समय पे आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कीजिए, उन बुक्स को पढ़िए, साथ में जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं, पुराने पेपर हैं या किसी फ्रेंड से, किसी सीनियर से आप शीट से ले लीजिए जिसमें क्वेश्चंस का कलेक्शन है, वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि कॉन्सेप्ट टॉपिक तो वही हैं जो आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने का तरीका, उनको समझने का तरीका, उनको अप्रोच करना वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से ईज़िली कर सकते हैं और बेस्ट तो यही रहेगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लें। फिर भी अगर किसी वजह से नहीं हो पाता है, जैसा मेरे केस में नहीं हो पाया था, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 6 से 8 महीने प्रिपरेशन करके भी इसको एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर सकते हैं। धन्यवाद स्वामी मित्तल जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे लिए थोड़ा-सा टाइम निकाला, उसके लिए हम बहुत-बहुत आभारी हैं आपके। और साथ ही साथ एक बार फिर से आपको दिल से धन्यवाद, आपने टाइम निकाला और कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर गेटिंग 86th रैंक इन नेट जेआरएफ। बहुत-बहुत धन्यवाद।